आप सबको नमस्कार। कल हम लोगों ने शोथ रोग के बारे में और उसकी चिकित्सा के बारे में चर्चा की गई थी। आज ओवरी और उसके जो हार्मोन्स हैं उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। आज प्रश्न पहले ले लेते हैं। बहुत कम प्रश्न आए हुए हैं। डॉक्टर दीप्ति पाठरकर, उन्होंने ओबेज में थाई मसल्स में टाइटनेस हो जाता है, पेन होता है लेग में, तो कौन सी दोष दृष्टि है? तो इसमें दोष कफ है, दूसरे है मेद और मांस। मेदसावृत मार्गत्वाद वायु कोष्ठे विशेषतः चरण संदुक्ष अत्यग्नम आहारम शोष्यत्यभि तस्मात् शीघ्रम जर्यत आहारम चादि प्रकांक्षति विकारश्चाश्रिते घुरान कश्चित् काल वितक्रमात् मांस मेदाति वृद्धत्वात् अचल स्फिग उदर स्तनः अयथो उपचो उत्साहो नरो अति स्थूल च उच्यते। निश्चित रूप से मांस और मेद धातु दुष्ट होते हैं। कफ और वायु दोष प्रधान ये रोग होता है ओबेस। तो जो थाई में टाइटनेस है वो निश्चित रूप से ओबेस के कारण ही होता है। पेन जो लेग में होता है वो भी ओबेस के कारण होता है। इसलिए इसमें मेदो रोग की चिकित्सा हमको करना पड़ेगी। गुरु चाप तर्पणम चेष्टम स्थूलानाम कर्षणम प्रति कृशानाम ब्रह्मणार्थम च लघु संतर्पणम च तत्। लघु संतर्पण चिकित्सा इसमें ओबेस में देना है, ब्रह्मण चिकित्सा नहीं देना है। लेकिन सबसे अच्छा होगा कि सबसे पहले आप वमन कराएं, विरेचन कराएं और फिर लेखन वस्ती देवें। लेखन वस्ती इसमें बहुत लाभकारी है। कई बार हम वमन विरेचन कराने के पहले ही लेखन वस्ती दे देते हैं, उससे पेशेंट में वेट बहुत कम हो पाता है। पेशेंट ये ज़रूर कहता है कि मुझे हल्का लग रहा है, चलने में ठीक है, दर्द वगैरह नहीं है, जो टाइटनेस थी शरीर में वो नहीं है। लेकिन अगर वमन विरेचन के बाद आप लेखन वस्ती लगाओगे तो निश्चित रूप से ओबेसिटी में आप अच्छा लाभ प्राप्त हो पाएगा और जो टाइटनेस है थाई की वो भी ठीक होगी। साथ में जो योग है त्रिफला, वायुविडंग और गिलोय, इनका बराबर मात्रा में चूर्ण बना ले। 1-1 चम्मच दिन में 3 बार गर्म पानी के साथ सेवन कराएं। मेदोहर गुगुलू, नवाग गुगुलू, ओबेनेल टैबलेट, इनका भी प्रयोग आप पेशेंट में कर सकते हैं। रस औषधियों में शोथारी लौह, शिलाज इत्यादि लौह और शुद्ध काशीश 250 मिलीग्राम दिन में 3 बार शहद के साथ आप सेवन करा सकते हैं। फलत्रिका आदि को भी इसमें लाभप्रद होगा। आश्वरिष्ट में अभ्यारिष्ट और पिपल्यासो ये फायदा करेगा। दूसरा उनका प्रश्न है, 5 साल का बच्चा है, दोनों आँख जो है +4 नंबर हो गया है, बात प्रगति का है पेशेंट। तो बहुत 4 नंबर काफ़ी ज़्यादा है। फिर भी चूँकि 5 साल का पेशेंट है तो अक्षीवस्ती करा नहीं पाएगा। ऐसी अवस्था में रोगी में श्राह तर्पण करें, पिचुधारण या शिरोधारा और नस्यकर्म इंद्रिय वर्धक तैल या अणु तैल से लगातार नस्य करना चाहिए। इसके अलावा आमल की रसायन, आमलक्यादि अवलेह या ब्राह्मी अवलेह आधा चम्मच सुबह, आधा चम्मच शाम को पिलाएं। बाल चतुर्भद्र सिरप आधा चम्मच दिन में 3 बार पिलाएं। औषधियों में सप्तामृत लौह 125 मिलीग्राम, प्रवाल पुष्टि 125 मिलीग्राम और
मंडूर भस्म 125 मिलीग्राम दिन में 2-3 मात्रा शहद के साथ पेशेंट में सेवन का है। सिरप शंख पुष्पी भी इसमें लाभप्रद हो सकती है। दूसरा, शीर्षासन यदि आप करा सकें तो शीर्षासन भी पेशेंट में कराना चाहिए, जिससे धीरे धीरे जो +4 है वो धीरे धीरे कमेगा, पेशेंट को लाभ प्राप्त होगा। इसके अलावा जो आंवला है, आंवला को तक्र में सिद्ध कर लीजिए, तक्र में पका लीजिए और इसका कल्क बना लीजिए और इस कल का लेपन दोनों आँखों में पेशेंट में करना है। कम से कम आधा घंटे धारण काल रहे, सुबह शाम दोनों टाइम इस कल का प्रयोग करिए, इससे भी रोगी को अच्छा लाभ प्राप्त होता है। डॉक्टर लक्ष्मण सिंह, उन्होंने एक प्रश्न पूछा है, ईडी का पेशेंट, इरेक्टाइल डिसफंक्शन, उसको प्रॉब्लम है, पुष्पधन्वा रस, वानरी बटी, अश्वगंधरिष्ठ आदि दे रहे हैं, लेकिन उससे लाभ पेशेंट में नहीं मिल रहा है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन, it occurs when a man cannot get or keep an erectile function enough for the sexual intercourse. ED can be sign of physical or psychological condition. It can cause stress, relationship strain and low self-confidence. ये व्यापक इस ऐसे पेशेंट में हो सकते हैं। तो इसमें आपने औषधि सही दी है, लेकिन ये सब जितनी भी रिजुविनेशन और बाजीकरण की औषधियाँ हैं, सबसे पहले पंचकर्म कराना पड़ता है, उसके बाद ये औषधियाँ दे तो लाभ ज़्यादा करेगा। तस्याम संशोधन शुद्धा सुखी जात बला पुनः रसायनम प्रयोंजेति तत्प्रयोक्ष्यामि शोधम रसायनानाम च दुविधम प्रयोगो ऋषो विदु कुटी प्राविष्कम चैव वाता तपगम योचा। तो कुटी प्राविष्क विधि से पहले संशोधन करा दें, पंचकर्म करा दें, वमन और विरेचन वस्ती के रूप में आप माधुदैलिक वस्ती 7 वस्ती दे दें और साथ साथ में बाजीकरण औषधियाँ आप सेवन कराएंगे तो निश्चित रूप से लाभ होगा। इसके लिए इसमें अश्वगंधा, शतावरी, मुलहठी, केवांजबी चूर्ण और सफ़ेद मूसली, बबूल फली, ये 5-6 का बराबर मात्रा में चूर्ण तैयार कर लीजिए। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, शतावरी, अश्वगंधा, मुलहठी, केवांजबी चूर्ण, सफ़ेद मूसली और बबूल फली, इनको बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लें और 1-1 चम्मच दिन में 3 बार ठंडे दूध के साथ पेशेंट को देना चाहिए। ये बहुत ही लाभकारी है। बाजीकरण वस्ती, वस्ती के लिए अश्वगंधा, शतावरी, केवांजबी, सफ़ेद मूसली और मुलहठी, इनको 50-50 ग्राम लेके और 400 ml शेष रहने तक काढ़ा बना लें। 1600 ml पानी में डाल दें, 400 ml बचाएं। इसमें 200 ml दूध डाल करके क्षीर सिद्ध कर लें। 200 ml शेष रहने तक पाक करें और इस दुग्ध में अश्वगंधा आदि घृत 50 ग्राम, शहद 50 ग्राम, सैंधव 5 ग्राम मिला करके वस्ती देवें। ये बड़ी अच्छी वस्ती है, बाजीकरण वस्ती है। इसके अलावा आप बल्य वस्ती, सिद्ध वस्ती भी दे सकते हैं। उसमें यव, कोल, कुलत्था नाम, क्वाथा, मागधिका, मधु, ससैंधवा, सयष्ट्यावा, सिद्ध वस्ती इति स्मृता। सिद्ध वस्ती का प्रयोग भी बाजीकरण के लिए श्रेष्ठ है। इसके अलावा शुद्ध शिलाजीत 500 मिलीग्राम दुग्ध में मिला करके सेवन कराएं, इससे भी लाभ प्राप्त होगा। रसौषधियों में सिद्ध मकर ध्वज 60 मिलीग्राम, पुष्पधन्वा रस 60 मिलीग्राम
और त्रिवंग भस्म 250 मिलीग्राम। ऐसे दिन में 3 मात्राएं च्यवनप्राश के साथ या शहद के साथ पेशेंट में सेवन कराएं। इससे निश्चित रूप से बाजीकरण में, ये सब बाजीकरण औषधियाँ हैं, निरंतर आप सेवन कराएंगे तो निश्चित रूप से आराम प्राप्त होगा। इसके साथ साथ ही इन औषधियों के देने से अनेक जो शरीरगत लाभ हैं वो भी पेशेंट में होते हैं। डॉक्टर निर्मला श्वाल जो कि नेपाल से हैं, उनके प्रश्न बड़े अच्छे रहते हैं। उन्होंने एक प्रश्न किया है, हाउ कैन वी रेगुलेट आवर सेल्फ बाय द यूज ऑफ हर्ब्स डेली इन एवरी सिंपलर वे। सिंपलर वे में ऐसी कौन कौन सी औषधियाँ हैं हर्ब्स की जो रिजुविनेशन के लिए अर्थात रसायन चिकित्सा के लिए प्रयोग की जा सकती हैं। एक उदाहरण देकर उन्होंने बताया कि त्रिफला को हम शहद के साथ देते हैं रसायन के रूप में। ऐसी और कौन सी औषधियाँ हैं जिनको हम रसायन के रूप में प्रयोग कर सकते हैं। तो कुछ मैं चरकी रसायन आपको बताना चाहूँगा जिनका प्रयोग आप नित्य प्रतिदिन कर सकते हैं। एक तो शतावरी और मुलेठी, ये बराबर बराबर मात्रा में लेके चूर्ण बना लें और 1 चम्मच सुबह शाम लगभग 6 महीने तक लगातार लें। इससे बहुत ही अच्छा लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा आंवल की रसायन, आंवले के चूर्ण को 11 बार आंवले के सुरस से सिद्ध कर लें, संस्कारित कर लें 11 बार आंवले के चूर्ण को आंवले के सुरस में। और यह बहुत ही श्रेष्ठ रसायन है। इसका प्रयोग करने से जो रसायन के गुण हैं, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुणम वयः प्रभावर्ण सुरोदार्यम देहेन्द्रिय बलप्रदम वाक् सिद्धिम प्रणतम कांतिम लभते न रसायनात् लाभोपायु सस्तानाम रसादीनाम रसायनम। दूसरा योग है अश्वगंधा और गिलोय चूर्ण। अश्वगंधा बराबर मात्रा में, गिलोय ले लें, दोनों बराबर मात्रा में बारीक चूर्ण कर लें। चाहे तो इसमें थोड़ा मिश्री मिला लें और 1 चम्मच सुबह शाम को खाली पेट इसका सेवन करना चाहिए। ये भी बहुत ही श्रेष्ठ रसायन है। इसके अलावा अमलकी आदि रसायन जो बाजार में बना बनाया मिलता है, ब्राह्मी अवले 5 ग्राम दिन में 2 बार ठंडे दूध के साथ, ये भी व्याधि क्षमत्व को और रेजुविनेशन चिकित्सा है, इसका प्रयोग आप कर सकते हैं। पिपली रसायन, वर्धमान पिपली रसायन, वर्धमान अगर न ले सकें तो डेली 3 पिपली गोमूत्र में साधित कर दें, 1 दिन पहले भिगो के रख दें, प्रातःकाल इसको चबा चबा के खा लें और ऊपर से दूध पी लें। यह भी बहुत ही श्रेष्ठ रसायन है, श्रेष्ठ रेजुविनेशन करता है। और आज के ज़माने में, कोरोना के ज़माने में ऐसी दवाइयों को तो लेना आवश्यक है। आजकल जो प्रचलन में है वो अश्वगंधा कैप्सूल, गिलोय घनबटी, तुलसी घनबटी, इनका बहुतायत में रेजुविनेशन के लिए हम प्रयोग कर रहे हैं। एक चरकीय रसायन है। चरक में रसायन अध्याय में पहले बताया है, उसका प्रयोग जरूर करें। आप उसका चूर्ण बना के रख लें, गोलियां भी बना सकते हैं। इसमें है हरितकी, सैंधव, आमलकी, गुड़, वचा, विडंग, हरिद्रा, पिपली और सौंठ। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बड़ा प्रसिद्ध रसायन है चरक का। हरितकी, सैंधव, आंवला, गुड़, वचा, विडंग, हरिद्रा, पिपली और शुंठी, इनको बराबर बराबर मात्रा में लेकर के चूर्ण बना लें। चूँकि इसमें गुड़ है तो इसकी बटिका का भी निर्माण आप कर सकते हैं। हरितकी नाम चूर्णानि सैंधवा आमल के गुणम वचा विडंग रजनी पिपली विश्वभेजम
पिबेद उष्णा मुना जंतु स्नेह सोदोपादनः तेन शुद्ध शरीराय कृष्ण सर्जनाचा तिरात्रम यावकम दद्यात् पंचाहम वापि सर्वसः सप्ताहम वा पुराण से यावत शुद्धस्तु वर्षा शुद्ध कोष्ठम तु तम ज्ञाता रसायनम प्रयोजेत वया प्रगतिसात्मको योगकम यस्य यद भवेत्। ये बड़ा श्रेष्ठ रसायन है। इसमें हल्का 1-2 बार मोशन भी हो सकता है, तो हल्का खाना खाएं, कृष्णा का सेवन करें, हैवी मटेरियल इसमें नहीं लेना चाहिए। ये रसायन बहुत ही श्रेष्ठ है। इनका नित्य प्रतिदिन प्रयोग करने से जो रसायन के गुण हैं, जैसा मैंने बताया, दीर्घम आयु स्मृति मेधा आरोग्यम तरुण वयः प्रभावर्ण सुरोदारम देहेन्द्रिय बलप्रदम वाक् सिद्धम प्रणतम कांतिम लभते न रसायनात् लाभोपायुस्तस्तानाम रसादीनाम रसायनम। ये गुण निश्चित रूप से रसायन के हमें को प्राप्त होंगे। और यदि विधिवत कुटी प्रावश्यक रसायन देना है तो पहले पूरा संशोधन कराएं, वमन विरेचन कराएं और फिर रसायन औषधियाँ जो मैंने बताई हैं उनका सेवन आप पेशेंट में कर सकते हैं। पर वातातपिक रसायन भी प्रयोग किया जा सकता है, लेकिन कंटिन्यू अगर आप लेंगे 1-2 दिन 5 दिन या 15 दिन 20 दिन लेने से फ़ायदा नहीं मिलेगा। कम से कम 6 माह कंटिन्यू अगर ये दवाइयाँ लेते हैं, हर्ब्स लेते हैं, तो निश्चित रूप से रसायन गुण आप में प्राप्त होंगे। आपका व्याधि क्षमत्व बढ़ेगा और कोरोना जैसे रोग आपको छू नहीं सकते हैं। निर्मला सवाल का एक दूसरा प्रश्न है, कोलेक्सिस्टेक्टोमी के बाद यानी गाल ब्लैडर स्टोन को, गाल ब्लैडर कई बार स्टोन की वजह से निकाल दिया जाता है, इन्फ्लेमेशन की वजह से निकाल दिया जाता है, तो ऐसे पेशेंट में एब्डोमिनल डिस्टेंशन, गैसियस डिस्टेंशन हो सकता है, इंडाइजेशन हो सकता है। ऐसी अवस्था में व्हाट टाइप ऑफ फूड शुड बी अवॉइड, ऐसी अवस्था में कौन सा फूड है जो हमको अवॉइड करना चाहिए। जैसा कि आप जानते हैं, पैंक्रियाटिक जूस सर्वप्रथम गाल ब्लैडर में आता है और गाल ब्लैडर से सेकेंड पार्ट ऑफ द ड्यूडेम में बाइल डक्ट जाती है, जहाँ पर ये जो एंजाइम्स हैं जो पाचन के लिए जवाबदार हैं वो स्रावित होते हैं। लेकिन गाल ब्लैडर के ऑपरेशन करने के बाद जो डाइजेस्टिव जूस हैं वो उचित मात्रा में नहीं उत्पन्न होते और इसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, गैस जैसी बीमारी पेशेंट में हो जाती है। ऐसी अवस्था में आपको दिनचर्या अपनी ठीक करनी पड़ेगी। आप जल्दी उठें, व्यायाम करें या योगा करें, प्राणायाम करें, घूमने जाएं, शरीर का अच्छी तरह अभ्यंग करें, फिर स्नान करें। स्नान करने के बाद पूजा पाठ आप करते ही हैं। इसके बाद 4-5 बादाम, 4-5 अखरोट का सेवन नित्य प्रतिदिन प्रातःकाल करना चाहिए। दोपहर को हल्का खाना खाएं, शाम का भी बिल्कुल हल्का खाना खाएं और प्रतिदिन 1 एप्पल या अनार का सेवन रोज करना चाहिए। इससे जो डाइजेशन है वो अच्छा होगा। हैवी मटेरियल ना खाएं, जैसे कि लड्डू, वाफले या मिठाइयाँ। चावल का भी अधिक सेवन न करें। कोई भी ऐसा पदार्थ जो गरिष्ठ हो, जो भारी हो, जिसमें डाइजेशन में समय लगता है। नॉन वेज खाने वाले भी बहुत कम मात्रा में नॉन वेज खाएं, नहीं तो एब्डोमिनल डिस्टेंशन और इंडाइजेशन आप ग्रसित हो सकते हैं। तो खान पान में यदि आप ध्यान रखते हैं और अपनी दिनचर्या में ध्यान रखते हैं, कई बार हम लोग कोई घर में अच्छी चीज़ बनी तो हम ज़्यादा मात्रा में खा लेते हैं और वो फिर नुकसानदेह होता है। तो इस पर हमको कंट्रोल करना है। उड़द दाल के लड्डू या उड़द दाल ये बिल्कुल न सेवन करें। और भी ऐसी चीज़ें जैसे भिंडी, बैगन, मैदा, बेसन, इनका सेवन बिल्कुल न करें। हल्का खाना खाएं। 2 रोटी मूंग की दाल, कृष्णा का सेवन, दलिया दूध का सेवन, ये आप करेंगे तो इंडाइजेशन आपको नहीं होगा। इसके अलावा आलू है,
बैगन है, ये भी गरिष्ठ भोजन के अंतर्गत आता है, इनका भी सेवन आप ना करें। तो इस तरीके से यदि लाइफ स्टाइल आप अपने ठीक रखेंगे तो आप इंडाइजेशन से बचेंगे। हरी चीज़ें, हरी सब्जियां ज़्यादा मात्रा में खाएं जिसमें फाइबर ज़्यादा हो, ताकि गैस ना बने, मोशन क्लियर रहे। रात्रि में मैं अपने आप में एक एक्सपीरियंस मैंने किया है, लगभग मुझे 1 महीना हो गया। मैं जब हलासन करता था तो दोनों पैर जमीन में नहीं आ पाते थे बीच में, या जब पवन मुक्तासन करता था तो जानु को नासा में स्पर्श हो जाना चाहिए दोनों तरफ, लेकिन वो नहीं हो पाता था। मैंने एक अपने ऊपर सोचा कि क्यों ना दूसरों को सलाह देते हैं, अपना खुद करें। तो मैंने लौकी की सब्जी या लौकी का जूस रात को लेना चालू कर दिया। कोई खाना नहीं, कोई भोजन नहीं, कोई अन्न नहीं, सिर्फ लौकी की सब्जी या उसका जूस बना करके रात्रि में हम लेना चालू कर दिए। 1 हफ्ते बाद मैंने देखा कि मेरा पेट बहुत ही कम हो गया, और मैं जो हलासन ज़मीन में मेरे पैर ऊपर नहीं जाते थे वो जाने लगे। पवन मुक्तासन में मैं ठीक से करने लगा। साथ साथ में अन्य जो जैसे ताड़ासन है, मंडूकासन है, योग मुद्रा है, सर्वांगासन है, ये सब मैं बहुत ईजी से कर रहा हूँ और बिना कोई तकलीफ दे मोशन भी अच्छा होने लगा। तो ऐसे पेशेंट को जिसमें गाल ब्लैडर निकाल दिया गया हो, रात्रि को सिर्फ लौकी का सेवन कराएं, दिन को नाश्ता करे, दोपहर को भोजन भी करे। ये ठीक है कि भोजन हैवी न लें, तो ऐसे में उस पेशेंट को बड़ा सुधार होगा। खूब भूख लगती है और कोई किसी भी प्रकार की कोई कमजोरी रोगी में महसूस नहीं होती है। तो ये पेशेंट को सलाह देना चाहिए ताकि इंडाइजेशन से रोगी बच सके। आइए अब हमारे सामने जो चिकित्सक हैं, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आयुष दर्पण के डॉक्टर नवीन जोशी जी, उनके पास अनेक कार्यक्रम रहते हैं, इसलिए वो संपर्क में नहीं हो पाते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं। मैं तो अपने आप ही आपको व्याख्यान देना प्रारंभ कर देता हूँ। दूसरे कार्यक्रम में तो नवीन जी उसको संचालित करते हैं और उनकी व्यस्तता है। उनको बहुत बहुत शुभाशीष, इसी प्रकार वो काम करते रहें। डॉक्टर रजनीश शर्मा, इनके भी बहुत अच्छे प्रश्न आते हैं। डॉक्टर प्रकाश सिंह, डॉक्टर मोहित जी, मोहित ग्वासी कीटो, कुछ सरनेम मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। डॉक्टर KN गंगवार, डॉक्टर रचना जायसवाल, डॉक्टर मनोरंजन साहू, डॉक्टर विनेश्वरी श्रीवास्तव, डॉक्टर भानु प्रताप सिंह यादव, डॉक्टर चंद्रकला, लक्ष्मण राज पुरोहित जी, डॉक्टर अनु शर्मा, डॉक्टर गिरिराज प्रसाद शर्मा जी, डॉक्टर अरुण शर्मा जी, डॉक्टर सोनल पटेल, डॉक्टर मनदीप शुक्ला, डॉक्टर संजय जी, आनंद आयुर्वेद, डॉक्टर रणवीर शर्मा जी, डॉक्टर सलोनी गुप्ता जी, डॉक्टर हरजीत सिंह, योगेश महाजन, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर पूजा जैन, डॉक्टर विनय मित्तल, डॉक्टर संतोष सिंह, डॉक्टर शिल्पा पालस्कर जी, डॉक्टर राजेश सक्सेना, डॉक्टर संध्या पांडे, डॉक्टर हरजीत सिंह, वैद्य RV प्रजापति जी, डॉक्टर अंकुर त्यागी, डॉक्टर विकास चौधरी, डॉक्टर पूजा जैन और निर्मला स्वाल, ये नित्य प्रतिदिन हमारे साथ जुड़ते हैं, कार्यक्रम को देखते हैं और प्रश्न भी
उनके जो आते हैं उनका मैं उत्तर देने का प्रयास करता हूँ। सॉरी है। अब आइए ओवरी। ओवरी को हम अंतःफल या बीजकोष हिंदी में क्या बोलते हैं, बीजकोष या अंतःफल। ओवरी भी बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है स्त्रियों के लिए। ओवरी भी उभयस्रावी ग्रंथि है, बोथ एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्रंथि है, जिसमें दोनों प्रकार के स्राव उत्पत्ति होती है, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इनके द्वारा मुख्यतः 2 प्रकार के हार्मोन्स का स्राव होता है, जो कि स्त्रियों के लिए बहुत ही आवश्यक है। पहला है ईस्ट्रोजन और दूसरा है प्रोजेस्टेरॉन। इसके अतिरिक्त भी अन्य स्राव का भी प्रादुर्भाव होता है, परंतु मात्रा में बहुत ही नगण्य है। आइए इनके कार्यों को समझ लें। फंक्शंस ऑफ हार्मोन्स ऑफ ओवरी। तो पहले फंक्शंस ऑफ ईस्ट्रोजन हार्मोन। ईस्ट्रोजन बहुत ही इंपॉर्टेंट हार्मोन है स्त्रियों के लिए। इसके प्रमुख कार्य हैं गर्भ धारण करने के लिए गर्भाशय की तैयारी करना, गर्भाशय को उपयुक्त बनाना, गर्भ धारण करने के लिए ये ईस्ट्रोजन का काम है। यह गर्भाशय के अंतःभाग की वृद्धि करता है। रजोधर्म की प्रथमा अवस्था, जिसको हम प्रोलाइफरेटिव स्टेज ऑफ एंडोमेट्रियम कहते हैं, को विकसित करता है, जिससे गर्भ धारण करने में सहायता होती है, तथा सर्विक्स ऑफ यूट्रस के स्राव, जिसको म्यूकस कहते हैं, उत्पन्न करता है, जो कि शुक्राणुओं के लिए गति के लिए आवश्यक है। इस म्यूकस की उत्पत्ति के कारण ही शुक्राणु जो होते हैं उनमें मोटिलिटी पैदा होती है, उच्च स्थान में वो स्थानांतर हो जाते हैं। दूसरा कार्य यौनावस्था के समय, ईस्ट्रोजन यौनावस्था के समय योनि वृद्धि, ग्रोथ ऑफ विजाइना एवं उसमें अम्लीयता उत्पन्न करता है। यह भी कार्य ईस्ट्रोजन का है। तीसरा प्रमुख कार्य है, यह हार्मोन स्तन एवं दुग्ध नलिकाओं के लिए विकास का काम करता है। इसी ईस्ट्रोजन के कारण ही स्तन और दुग्ध नलिकाओं का विकास होता है। ईस्ट्रोजन हार्मोन सबक्यूटेनियस लेयर में वसा का संचय एवं स्त्रियोचित व्यवहार को प्रेरित करता है। ये भी ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन का कार्य है। 5वां मुख्य कार्य होता है आहार की कम मात्रा ग्रहण करने, जनन अथवा रतिक्रिया के प्रति अभिरुचि को जागृत करता है। तो इस तरीके से मुख्य रूप से 5 कार्य ईस्ट्रोजन के होते हैं। गर्भधारण के लिए गर्भाशय को तैयार करना, अंतःभाग की वृद्धि करना, रजोधर्म की प्रथमावस्था को विकसित करना, सर्विक्स ऑफ यूट्रस में स्राव, जिसको म्यूकस कहते हैं, उसको उत्पन्न करना। इसके अलावा यौनावस्था के समय योनि वृद्धि, ग्रोथ ऑफ विजाइना, उसमें अम्लीयता उत्पन्न करना, तथा स्तन और दुग्ध नलिकाओं को भी ईस्ट्रोजन के माध्यम से ही विकास होता है। सबक्यूटेनियस लेयर में वसा का संचय एवं स्त्रियोचित व्यवहार करने को भी ईस्ट्रोजन ही प्रेरित करता है। आहार की कम मात्रा ग्रहण करने, जनन अथवा रतिक्रिया के प्रति अभिरुचि को भी जागृत करता है। अब आइए प्रोजेस्टेरॉन के फंक्शन देख लें। फंक्शन ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। पहला है गर्भाशय में रजोधर्म की द्वितीय अवस्था, सेकेंडरी फेज को प्रेरित करता है। गर्भाशय के
कॉन्स्ट्रक्शन को रोकता है, जिससे गर्भधारण में बड़ी मदद मिलती है तथा गर्भाशयगत ग्रीवागत स्राव म्यूकस को अत्यधिक कॉन्सेंट्रेटेड बना देता है। इसके अलावा स्तन को और अधिक विकसित करता है, शरीर के तापक्रम को कुछ मात्रा में बढ़ाता भी है। यह इसके प्रोजेस्टेरॉन के मुख्य कार्य हैं। तो आपने देखा कि एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन बहुत ही महत्वपूर्ण है गर्भधारण के लिए, स्त्रीच्योत विहार करने के लिए। इसलिए इन पर निरंतर हमें नज़र रखना चाहिए, नहीं तो कई बार गर्भधारण नहीं हो पाता और परेशानी का सबब बन जाता है। अब आइए हाइपोफंक्शन ऑफ द ओवेरियन हार्मोन्स। यदि प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन कम मात्रा में स्रावित होते हैं तो क्या क्या लक्षण हमको प्राप्त हो सकते हैं। हाइपोफंक्शंस ऑफ द ओवेरियन हार्मोन्स। लक्षणों में स्त्री सुलभ लक्षणों की कमी, अल्प स्तन विकास, अल्पार्तो अनार्तो, ओव्यूलेशन का नहीं होना और स्त्रियों में पुरुष जैसे लक्षण उत्पन्न होना, ये मुख्य रूप से हाइपोफंक्शन ऑफ द ओवेरियन हार्मोन्स के लक्षण हैं। तो चिकित्सा क्या करें? चिकित्सा के लिए सबसे पहले तो पथ्य अपथ्य का ध्यान रखें, संतुलित आहार विहार का सेवन करें, दिनचर्या नियमित दिनचर्या अपनाएं, योगाभ्यास प्राणायाम ध्यान निरंतर करें, घूमने जाएं, थोड़ा तेज गति से चलें, ऐसा एडवाइस स्त्रियों को देना चाहिए। और साथ साथ में लाक्षणिक चिकित्सा, खास तौर से ऐसे पेशेंट में पंचकर्म कराना चाहिए, क्योंकि पंचकर्म के माध्यम से ही जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको स्टिमुलेट किया जा सकता है। सबसे पहले आभ्यंतर स्नेहपान और उसके पहले दीपन पाचन के लिए पंचकोल काढ़ा 4-5 दिन दें। उसके बाद आभ्यंतर स्नेहपान शतावरी घृत से, सम्यक स्नेह लक्षण प्राप्त होने पर 1 दिन वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन देवे, फिर वमन करा दे, फिर संसर्जन क्रम और वमन के 15वें दिन विरेचन, 9वें 10वें दिन 9वें 10वें 11 दिन आभ्यंतर स्नेहपान बढ़ी हुई मात्रा में और 12 13 14वें दिन विश्राम, वाह्य अभ्यंग और वाह्य स्वेदन और 15वें दिन विरेचन दे देना चाहिए। विरेचन देने के बाद फलघृत या दशमूल तेल की उत्तर बस्ती देवें। फलघृत 40 ml या दशमूल तेल 40 ml उत्तर बस्ती के रूप में दें। लोग 10 ml से चालू करते हैं, आप बढ़ाते हुए क्रम में भी दे सकते हैं और नहीं तो सीधा 40 ml भी आप उत्तर बस्ती के रूप में दे सकते हैं। इससे निश्चित रूप से रोगी को बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। इसके अलावा कुमारी आशो 20 ml पानी भोजन के बाद दोनों टाइम। शतावरी चूर्ण का प्रयोग बहुत ही उपयोगी है। इसमें शतावरी 100 ग्राम, मुलैठी 50 ग्राम बारीक चूर्ण तैयार कर लें, 1-1 चम्मच दिन में 2-3 बार दें। शतावरी के ग्रेन्यूल्स भी बाजार में उपलब्ध है, इनका भी दुग्ध के साथ सेवन करें। शतावरी पाक भी उपलब्ध है, 10 ग्राम की मात्रा में दिन में 2 बार प्रयोग करें। शतावरी स्त्रियों के लिए बड़ा उपयोगी हर्बल है। इसके अलावा मंडूर भस्म 250 मिलीग्राम, पुष्प धन्वा रस 125 मिलीग्राम, शिलाज इत्यादि लौह 250 मिलीग्राम, ये दिन में 2 बार शहद के साथ या च्यवनप्राश के साथ या ब्राह्मी अवलेह के साथ देवें। आरोग्यवर्धनी और रजह प्रवर्तनी बटी यदि अनार्तो या अल्पार्तो हो, ऐसी अवस्था में रजह प्रवर्तनी बटी 2-2 गोली दिन में 3 बार पेशेंट में देना चाहिए। इसके अलावा आमल की रसायन, जैसा मैंने अभी बताया, वह भी इसमें उपयोगी रहेगा। लेकिन संशोधन करने के बाद ये औषधियाँ देंगे
तो और भी अच्छी तरह लाभ रोगी में प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ओवरी के बारे में हमने चर्चा की, उसमें स्रावित हार्मोन ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के बारे में भी चर्चा की, और यदि कम मात्रा में इनका श्रवण होता है तो क्या क्या लक्षण मिलते हैं और क्या हमें चिकित्सा करना चाहिए, इसके बारे में भी आपसे चर्चा की। आपको बहुत बहुत धन्यवाद ध्यान से सुनने के लिए। कल फिर हम इसी वक्त आपसे मुखातिब हो गए। तब तक के लिए नमस्कार। जय आयुर्वेद।